हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है पिछले कुछ टाइम से स्टार हेल्थ और कई इंश्योरेंस कंपनी की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स पड़ी है। तो जनरली एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि भी इसकी मेन रीज़न एक्चुअल में क्या है। देखो, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, आपको बार बार पता लगेगा कि भी इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली स्टार हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रचार है। क्या ये सच है? डेफिनेटली सच है। क्या बाकी कंपनियों के भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं? बिल्कुल रिजेक्ट होते हैं। तो स्टार का नाम क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि देखो, स्टार का जो बेस है वो सबसे ज़्यादा है। स्टार का जो टर्नओवर है या मार्केट की जो पेनिट्रेशन है ज़्यादा है। अगर उन्होंने इंडिया में 50 लाख पॉलिसी फॉर एग्जांपल सेल की, तो मैक्सिमम बाकी कंपनियों की 25 लाख के आसपास या उससे कम ही सेल हुई हुई है। तो जिस कंपनी का अगर पॉलिसी ज़्यादा सेल की है तो उनकी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही आएंगी। अगर रेशियो के हिसाब से देखोगे कि जितनी पॉलिसी सेल की है और जितनी उनकी कंप्लेंट्स आई हैं, तो वो रेशियो यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट नई पुरानी सारी कंपनियों का एक ही हाल है, राइट? तो आपको इस चीज़ को समझ करना कि नंबर ऑफ कंप्लेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मेन चीज़ होती है क्लेम सेटलमेंट की कंप्लेंट्स रेशियोज़ क्या होती है। दूसरी चीज़ होती है कि जो कंप्लेंट्स हैं, इनके अंदर बाइफरकेशन सब टॉपिक्स क्या हैं। सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि क्लेम रिजेक्शन की। दूसरी है कस्टमर केयर सर्विस पे जब कंपनी को लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कंपनीज़ का पुअर रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर। तीसरी चीज़ है जो एजेंट्स की, जब आप एजेंट से डील करते हो तो वहाँ से जब उनका अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर आता है तो एक जो पॉलिसी होल्डर है वो चीटेड फील करता है कि यार, तो वो कंप्लेंट करे तो कहाँ करे। कंप्लेंट करने के लिए क्या तरीके होते हैं? कंपनी जिसने आपको सर्विस देनी है वो आपको सर्विस नहीं दे रही, तो आप किसके पास जाओगे? कंपनी की कस्टमर केयर को। और वो कस्टमर केयर तो उसी कंपनी का नुमाइंदा है ना, वो अपनी कंपनी के अगेंस्ट क्यों हिलेगा? तो उनके पास एक रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है कि अगर कस्टमर के ये प्रॉब्लम है तो उसको इस तरीके से डिससैटिस्फाइड लेवल पे भी छोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन उससे पल्ला झाड़ दो। दूसरा क्या होता है, फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करोगे ग्रीवेंस के अंदर। ग्रीवेंस भी क्या करेगा? उनके पास भी रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है। वो कोशिश करेंगे कि ये लीगल मैटर पे ना जाए। अगर उनको लगता है लीगल में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? कस्टमर जाएगा, लीगल जाएगा। वो उस पर्सन ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। स्क्रिप्ट होती है सब लोगों की, 10-15 दिन के अंदर कस्टमर को लटका के रखो। काफ़ी लोग तो इसी में छोड़ के चले जाते हैं। फिर लोग चले जाते हैं ओम्बड्समैन के ऊपर। ओम्बड्समैन में भी अगर आज सपोज़ कर लो 100 लोगों की कंपनी के साथ इश्यूज़ हैं क्लेम रिलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग जाते हैं। तो ये जो कस्टमर केयर सर्विस है वही अराउंड 30-40% लोगों को टरका देता है। फिर उसके बाद ग्रीवेंस वाले 20-25% को टरका देते हैं। जो बच्चे सक्षम हैं, एम्पावर हैं, उनमें लड़ने की क्षमता है, वो ओम्बड्समैन में चले जाते हैं और मैक्सिमम लोगों को जीत जाते हैं। लेकिन जो लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन है दैट बिकम्स वेरी वेरी हाई। मैं पिछले अराउंड 15-20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। अगर आज मेरे से आप ईमानदारी से पूछेंगे, हमने हर एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आज भी सेल करते हैं, करते भी रहेंगे। क्या हम आज, मेरे को अगर अपनी पॉलिसी लेनी है तो मेरे को भी 2-4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे को भी आज अपने लिए अगर पॉलिसी ढूंढनी है तो ऐसी कोई दूध की धुली कंपनी नहीं है। दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। मान के चलो कि कंपनी का काम क्लेम रिजेक्ट करना है। आपने 20,000 रुपये दिए और कंपनी ने आपको 5-6 लाख रुपए का क्लेम देना है। आप समझ के देखिए, एक बिजनेस एंटिटी है, कोई यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है, पैसे बांटने नहीं बैठा है कि कोई कंपनी आपको लगता है ज़्यादा पैसे दे देगी। ऐसा रियल लाइफ में कहीं नहीं होता। तो अगर वो कंपनी 2-4-5-10 हज़ार रुपये किसी पर्सन को इंसेंटिव देके या इन्वेस्टिगेटर को देके अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उसके 5 लाख रुपए का नुकसान बच गया, और हो सकता है उसके केस में आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर दें, राइट? तो ये जो टेक्नीक है कि भी अगर किसी पर्सन के मन में ये गलतफ़हमी है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो इसको आज ही गलती से निकाल दो। इंश्योरेंस कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है पेड मार्केटिंग के ऊपर। मैं ऊपर एक नेक्स्ट अपना वीडियो बनाऊँगा, उसका लिंक डालूँगा। उसके अंदर आप जाके देखिए कि पैसे देके आप मार्केट में नैरेटिव कैसे सेट कर सकते हो। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो क्लेम सर्विस की, उसके अंदर 4 मेन पार्ट आ जाते हैं।
पहली बात, इंश्योरेंस के जो सेल्स मैनेजर होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, जो लोकल ऑफिस होते हैं, उनका काम सिर्फ सेल करना होता है, सर्विस से कोई लेना देना नहीं होता। उनके अंदर सिर्फ एक ही टारगेट होता है, फटाफट जो आसपास के लोग हैं वहाँ से, जो लोग बेरोजगार लोग हैं या जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा, उनको आप एजेंट बनाओ। एजेंट बनाने के लिए छोटा सा एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करो। उसके बाद उस पर्सन की 2-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कंपनी तो बोलती है कि करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी बीवी को भेज देंगे या कोई घर में से किसी बच्चे को भेज देंगे, या वो जाएंगे भी तो टाइम पास करके हाजिरी लगा के आ जाएंगे। तो वो जो ट्रेनिंग होती है, ये एक लीगल काम है, और 2-3 दिन की ट्रेनिंग करके ही मैक्सिमम लोग, एजेंट लोग, इसको निपटा देते हैं। सेम यही हाल कस्टमर केयर के ऊपर होता है। 10वीं 12वीं पास ग्रेजुएट करके जो लड़के हैं जिनको बेरोजगार है, वो मैक्सिमम लोग कस्टमर केयर के अंदर जाके नौकरी करते हैं। उनको 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उनको एक ही चीज़ होती है, किसी ना किसी तरीके से आपको एजेंट को, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको सेटिस्फाई करना है, टरकाना है, सोल्यूशन देना नहीं है। तो एजेंट को किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? तुम्हें अपनी पॉलिसी बेचनी है। अगर तुम पहले 10, 15, 20 दिन में, 1 महीने में इतना बिजनेस करोगे तो तुम्हें एक नया स्मार्टफोन मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, इस तरीके के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इस दौरान जो एजेंट की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्किप कर जाती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक रेगुलेटर बैठा है जिसको लगा IRDA। अब मैं एज अ गली में चलता फिरता एक इंसान हूँ, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं लड़ सकते, हम लोग IRDA के साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन उनको भी तो मालूम है ना कि ग्राउंड लेवल पे क्या हालत है। क्या आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं कि जितनी प्रॉपर्टी का लेन देन होता है उसमें सर्कल रेट के हिसाब से लेन देन नहीं होता? सबको सब पता है, ऐसे ही IRDA को भी सब पता है। लेकिन वो रेगुलेशन जो करनी चाहिए कि आप एजेंट की ट्रेनिंग का भी एक सर्टिफिकेट दो, आप एक एजेंट की ट्रेनिंग को चेक कर सकते हो, एक एजेंट की जो भी उसकी उसकी कारगुजारी है, उसको आप अगर RTI के थ्रू उसको आप पब्लिश करना चाहिए उस चीज़ को। अगर कोई पर्सन बोले कि मेरे को अपने एजेंट की अच्छी सारी उसकी पूरी फीडबैक चाहिए, कितने उसने क्लेम सेटल कराए, कितने उसने बिजनेस किए, उसके एक पोर्टल के ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो IRD करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। तो जो एजेंट्स की ट्रेनिंग है उसके अंदर IRD का कोई रोल नहीं होता। एक आप लाइसेंस लो और उसके बाद फारिग हो जाओ, जो मर्जी करो, जिस मर्जी को पॉलिसी बेचो, किसी की कोई परवाह नहीं है। अब ये पीछे से घूम के जा रहा है। तो अच्छा, अब फिर इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो लोग एजेंट बनते हैं, मैक्सिमम अराउंड 95-98% लोगों का एक ही काम होता है कि चल यार छोटा-मोटा काम कर लेते हैं और साथ में कुछ पैसे कमा लेंगे। आप इस चीज़ को समझो, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी की ट्रेनिंग के बाद भी आप कहीं जगह पे कुछ कोर्सेज़ करके अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा सकते हो, बिज़नेस को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। लेकिन जो इंश्योरेंस एजेंट है, वो उसकी ना उस चीज़ के अंदर उसको लगता है अगर मैं 500-700 हज़ार 2,000 5,000 रुपए देके देना पड़े ना, अरे भाई मेरे को तो फ्री में सब कुछ मिल जाए। तो बिज़नेस करने का एक तरीका होता है जिसको ज़्यादातर लोग सीखते नहीं है। अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस कंपनी में काम करके वो एजेंट बनता है तो वो नॉर्मली वेल ट्रेन्ड होता है, उसको मालूम होता है क्या करना नहीं करना। बट जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है वो 2-4 साल के अंदर लोगों की क्लेम रिजेक्ट करवा के सीखेगा। वो गलतियाँ कर के सीखेगा। इंश्योरेंस कंपनियाँ इस चीज़ को एम्फसिस नहीं करती। फिर फाइनली होता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ जिसके अंदर स्टार हेल्थ को डेफिनेटली मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा, उसके अंदर इंटीग्रिटी और कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। मैक्सिमम सरकारी कंपनियाँ और स्टार हेल्थ, और मैं और कुछ कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, इन इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो उनके मुलाजिम होते हैं उन्होंने अपनी वाइफ के नाम के ऊपर लाइसेंस लिए होते हैं। तो अगर कोई पर्सन सपोज करो कंपनी की ब्रांच के अंदर चला गया तो उनको होता है कि भाई अब इसको मैंने पॉलिसी सेल करनी है, तो उस टाइम पे उससे बड़ी मीठी बातें करेंगे और उसके बाद वो भाड़ में जाए क्योंकि उनको उनका कमीशन मिल गया। फिर जब आप के पास सपोज करो कोई पर्सन वॉक इन आ गया किसी ब्रांच के अंदर, तो उस टाइम पे जो फोकस यही है कि अरे इसमें से मेरे को 2-3 हज़ार रुपये कमाने को मिल जाएंगे, बस यही फोकस है। उस पर्सन को सर्विस देना नहीं। अगर वो कंप्लेंट लेके आया हुआ है, कोई बंदा उसके पास अटेंड भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ की प्रोसेस है कि एक ऑफिस के अंदर बंदा है, उसकी प्रोटोकॉल होनी चाहिए कि इसकी 48 आवर्स के अंदर आप उसको सेटिस्फाई करो। एक ब्रांच का काम ये है जिसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी परवाह ही नहीं करती क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जो सर्विस का एक एटीट्यूड है वो इस बिजनेस में है ही नहीं है। कहीं पे भी ना इंश्योरेंस कंपनी, ना रेगुलेटर और ना एजेंट के ऊपर वो लोग मतलब जोर ही नहीं लगाते, उनके पास ये टॉपिक ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो पॉलिसी जो पर्सन बाय कर रहा है और जो पर्सन सेल कर रहा है वो दोनों बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब कोई कंप्लेंट आएगी, किसी को दुख तकलीफ है, किसी का क्लेम हॉस्पिटल में लटक गया,
किसी कोई दिक्कत होगी, ही इज़ टोटली ऑन हिज़ ओन, चाहे उसने एजेंट से पॉलिसी ली है, चाहे उसने डायरेक्ट ब्रांच से ली है, चाहे उसने पॉलिसी बाजार से ली है, या उसने किसी ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर से ली है, या उसने डायरेक्ट कंपनी से ली है। तो आज आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को एम्पावर करो। इस इन्फॉर्मेशन पे मत जाओ कि कोई कंपनी अच्छी होती है, बुरी होती है, किसी की कंप्लेंट ज़्यादा है, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मैं अगर आप इस वीडियो की फीडबैक में बताएँगे कि इसके ऊपर आपके और क्या प्रश्न है, तो नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में हम इसी टॉपिक के ऊपर और डालेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी फीडबैक अपने इस कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली दीजिए। उसके फीडबैक के हिसाब से हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय